नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। तो P53 के बारे में हमें पता है, P53 को हम गार्जियन ऑफ द ओल सेल भी बोलते हैं, गार्जियन ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल्स को प्रोटेक्ट करता है कैंसरल सेल से, डीएनए डैमेज हो जाता, कुछ भी हो जाता तो ये वहाँ पे अपोप्टोसिस करवा देता है उस सेल का, या फिर सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस वजह से ये तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्योंकि ये ट्यूमर बिल्कुल नहीं होने देगा। और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन, और जब बहुत सारे जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, उसके अंदर P53 जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। रेटिनोब्लास्टोमा आरबी की बात करें तो ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये G1S चेक पॉइंट को रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करके सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। रेटिनोब्लास्टोमा प्रेजेंट होगा तब तक वो G1 से S फेज में ट्रांजिशन को रोक के रखेगा, मतलब सेल के प्रोलिफरेशन को रोकेगा। जब तक वहाँ प्रॉपर चेकिंग नहीं हो जाती, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि सारी कंडीशन ठीक है, सारे डीएनए में कोई डैमेज नहीं है, सारे ओल्ड डीएनएज आर ओके, देन सेल का प्रोग्रेशन होता है, सेल आगे प्रोसीड होती है अगली फेज के लिए। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा भी ये क्या है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। एंड NF1 की बात करें तो ये है न्यूरोफाइब्रोमिन 1। न्यूरोफाइब्रोमिन 1 भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये इसके अगर म्यूटेशन, न्यूरोफाइब्रोमिन 1 के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो एक कैंसर होता है जिसको बोला जाता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। तो इस वजह से ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, दिस इज ऑल्सो ट्यूमर सप्रेसर जीन। बट मिक, फोज, जून, ये सारे जो जीन हैं इनके बारे में हमने देखा है कि मिक है या फिर फोज हो, जून हो, ये सब क्या है, सेल ग्रोथ के अंदर वर्क करते हैं। ये सारे प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं, पार्टिसिपेट इन द सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। तो ये क्या है, एक प्रोटोऑन्कोजीन है, और अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये कैंसरस ट्यूमर फॉर्म कर सकता है। तो ये सेल ग्रोथ करवाएगा, सेल को आगे बहुत ज़्यादा ट्यूमर कंडीशन में या कैंसरस कंडीशन में ले जा सकता है, इसलिए ये ट्यूमर सप्रेसर जी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। Next question is when the malignant tumor is derived from endodermal or ectodermal epithelium it is called as। तो अब आप देख लीजिए कि पुराने क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने MPPSC के अंदर भी देखा था, HPSC के अंदर भी देखा था कि जो ट्यूमर का टाइप है उसके बारे में हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो सार्कोमा से पूछ लेते हैं, कभी कार्सिनोमा से पूछ लेते हैं, कभी लिम्फोमा से पूछ लेते हैं। तो इस तरह से अब इसमें एक्टोडर्मल एपिथीलियम या फिर एंडोडर्मल एपिथीलियम में अगर जो भी कोई कैंसर होता है उसको बोला जाता है यहाँ पे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है, एपिथीलियल टिश्यू के अंदर जो भी कैंसर होता है उसको बोला जाता है कार्सिनोमा। और अगर एंडोडर्मल जो भी ऑर्गन्स हैं, लाइक यहाँ पे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ग्लैंड्स हो गई, इंटेस्टाइनल जो एपिथीलियम है, लीवर के अंदर जो भी कैंसर हो रहा है, या फिर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उसके अंदर जो एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, या फिर लंग्स की जो एपिथीलियम है जिसको रेस्पिरेटरी एपिथीलियम बोलते हैं, उन सब के अंदर कोई भी ट्यूमर हो रहा है तो उसको कार्सिनोमा बोलेंगे। इसी तरह से एक्टोडर्मल लाइक स्किन है या न्यूरोनल टिश्यूज है, उनके अंदर कोई कैंसर फॉर्म हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा कैंसर बोलेंगे। तो यहाँ पे कार्सिनोमा करेक्ट हो जाएगा। सार्कोमा क्या होता है, सार्कोमा में हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यूज, लाइक जो मेसोडर्मल ओरिजिन वाले जितने भी जो कैंसर्स हैं, ट्यूमर्स हैं, उनको बोला जाता है सार्कोमा, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू और ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ये याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है मीजोडर्मल से पूछ लिया जाए। तो मीजोडर्मल ओरिजिन से यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स मीजोडर्मली ओरिजिन होते हैं, बोन्स हो गई या फिर मसल्स हो गई, ये सब चीज़ें और कार्टिलेज हैं, ये सब चीज़ें आ जाएगी सार्कोमा के अंदर। लिम्फोमा की बात करें तो जो लिम्फोइड टिश्यूज, जो लिम्फोइड सेल्स होती हैं उनके अंदर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर बनता है, लाइक बी लिम्फोमा, टी लिम्फोमा, बी सेल्स और टी सेल्स के अंदर कोई भी कैंसर फॉर्म होता है तो उसको लिम्फोइड ट्यूमर या लिम्फोइड मेलिग्नेंट ट्यूमर बोला जाता है। ओस्टियोमा नाम से पता चल रहा है, ओस्टियोमा मीन्स यहाँ पे बोन्स के अंदर कोई मेलिग्नेंसी होती है, ट्यूमर फॉर्म होता है तो उसको ओस्टियोमा बोला जाता है।
तो बोन टिश्यू के अंदर स्पेसिफिकली जो भी अराइज होगा कैंसर, उसको बोलेंगे बोन ओस्टियोमा। और ये मेलिग्नेंट टाइप का नहीं होता है, ये बेसिकली इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दिस इज नॉट ए मेलिग्नेंट। तो हाँ, आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कार्सिनोमा। एमपीपीएससी में सार्कोमा के बारे में पूछा था, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड। आरपीएससी में कार्सिनोमा के बारे में पूछा है। एचपीएससी में भी इसी तरह से पूछा था। तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी एकदम पता होनी चाहिए। इसमें घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे इसमें एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसको अपग्रेड करके एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल एपिथेलियम के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल एपिथेलियम में कार्सिनोमा होता है, जबकि मेसोडर्मल एपिथेलियम में सार की वजह से सार्कोमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the role of pro-apoptotic members back and backs in the BCL2 groups? So back and backs are the backs and back, these are the pro-apoptotic proteins of BCL2 family, BCL2 family, and these create some pores in the mitochondrial membrane. तो यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर, यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाएगा फॉर द साइटोक्रोम सी। तो जो साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट था वो रिलीज हो जाएगा इन द साइटोसोल, और ये फर्दर कैस्केड चलेगा, यहाँ अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा और कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे और अपोप्टोसिस को अपोप्टोसिस पाथवे है जो प्रोसीड हो जाएगा इसमें। इसको इंट्रिंसिक अपोप्टोटिक पाथवे भी बोला जाता है, जिसके अंदर बैक एंड बैक्स जो प्रोटीन्स है वो अपना रोल प्ले करती हैं। So they promote the apoptosis. Yes, this is correct. They promote the apoptosis. They protect cell from apoptosis, not protect from apoptosis. They promote the apoptosis pathway, and they inhibit BH3 only proteins, not BH3 only proteins, because BH3 only proteins like BID, BIM, BID, BED, and BIM. These are the BH3 proteins which regulate the action of back and Beck's family. तो ये जो BH3 only proteins है, ये जो BCL2 proteins है उसके members की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो बेसिकली ये अपोजिट इसमें उल्टा दे रखा है ये ऑप्शन, ये इनिबिट नहीं करती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दे इनिबिट एंटी अपोप्टोटिक BCL2 मेंबर्स, नहीं, एंटी अपोप्टोटिक जो BCL2 मेंबर्स को है ये इनिबिट नहीं करती हैं, ये प्रमोट करती हैं माइटोकॉन्ड्रियल पोर फॉर्मेशन में, और अपोप्टोसिस पाथवे को ये करती हैं। एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होती हैं BCL2 एंड BCXL, ये क्या करती हैं, ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है जो अपोप्टोसिस पाथवे को इनिबिट करती हैं। तो BCL2 मेंबर्स को ये इनिबिट नहीं करती हैं। ये काम जो होता है ये BH3 फैमिली का होता है। BH3 ओनली फैमिली की जो प्रोटीन्स है बिड बेम, बिड बेड बिम, पुमा नोक्सा, ये जो होती हैं ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को इनिबिट करती हैं। तो ये काम इनका होता है। ये प्रोटीन जो BH3 ओनली प्रोटीन्स है ये BCL2 फैमिली को तो एक्टिवेट करने का काम करती है, जबकि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो BCL2 फैमिली है उसके मेंबर्स को ये क्या करती हैं, इनिबिट करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये सारी जो भी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं, उनके उन कितनी फैमिलीज होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारे आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दे प्रमोट द अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस पाथवे को प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following messenger molecules is derived from the arachidonic acid? So एरेकिडोनिक एसिड जो है ये एक लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक फैटी एसिड है, 20 कार्बन फैटी एसिड, और इससे डिराइव्ड होते हैं इकोसेनोइड कंपाउंड्स। इकोसेनोइड कंपाउंड्स जो होते हैं दैट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, लिपोक्सिन, लिपोट्राइंस, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं फीवर के अंदर या फिर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिंथेसाइज होते हैं थ्रू द एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इनका जो फंक्शन होता है इकोसिनोइड कंपाउंड्स का, ये लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, लिपोट्राइंस एंड ल्यूकोट्राइंस एंड लिपोक्सिन,
ये मेनली पार्टिसिपेट करते हैं इन्फ्लेमेशन में, फीवर, ब्लड क्लोटिंग और कुछ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से ये इकोसिनोइड कंपाउंड का हो जाएगा हमारा आंसर। तो ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ये एरिकिडोनिक से नहीं होगा डिराइव्ड। एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये सारे कैटकोलेमाइंस जो है ये टायरोसिन से डिराइव्ड होते हैं। और डोपामाइन, डोपामाइन भी क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी कैटकोलेमाइन वाले जो पाथवे हैं जिसमें टायरोसिन से डिराइव्ड होता है ये भी। तो ये सारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब इकोसिनोइड जो कंपाउंड है उनका किस तरह से पाथवे कॉक्स 1 कॉक्स 2 किस तरह से इनका पाथवे चलता है, वो पाथवे आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो अमाइनो एसिड से कौन कौन से हॉर्मोन्स डिराइव्ड हो रहे हैं, टायरोसिन से कौन सा हो रहा है, ट्रिप्टोफैन से कौन सा हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हमें ये यहाँ पे एक आइडिया मिल गया है कि इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आगे पूछे जा सकते हैं। तो आगे हो सकता है ट्रिप्टोफान या टायरोसिन से डिराइव्ड होने वाले अमाइनो एसिड के बारे में पूछ लिया जाए या हार्मोन के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर्स इज कॉल्ड। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए और कहीं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो सकती हैं। तो ये भी यही मेलिग्नेंट ट्यूमर का मेन स्पेसिफिक करेक्टर होता है कि इस तरह से एक ट्यूमर से, जैसे हमने सुना है कि कोई लीवर में कैंसर था, उसको कीमोथेरेपी से ठीक किया, उसके कुछ महीने बाद कुछ साल बाद वहाँ पे बाद में यहाँ पे गट में कोई कैंसर देखा जा रहा है या फिर लंग्स में कोई कैंसर देखा जा रहा है, तो वो कैंसर इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है मेटास्टेटिस। तो मेटास्टेटिस क्या है, जहाँ पे एक जो कैंसरस सेल्स हैं वो कुछ रिमेनिंग सेल्स हैं वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ट्रांसफर हो जाती हैं और वहाँ पे कैंसर कोज कर सकते हैं। तो इसी वजह से कैंसर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल एक डिजीज है, क्योंकि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर में तो उसको वहाँ से जहाँ पे हुआ वहाँ से सर्जिकली अगर रिमूव कर दिया तो वहाँ बाद में वो कोई भी मेटास्टेटिस वाला प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में यही स्पेसिफिसिटी होती है, इसी वजह से कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। तो इसमें ये प्रोसेस होता है मेटास्टेटिस वाला। डायपिडेसिस क्या है, डायपिडेसिस जो न्यूट्रोफिल सेल्स है या फिर जो भी इम्यून सेल्स हैं वो उनका मूवमेंट होता है एट द साइट ऑफ द इंजरी। तो जहाँ पे कहीं कट लग गया, इंजरी हो गई, तो वहाँ पे जो जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं और इम्यून सेल्स हैं वो वहाँ पे एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके उस साइट पे जाएगी और वहाँ जो भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है या फिर ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर्स को एक्टिवेट करना है, ये सारे प्रोसेस डायपिडेसिस के अंदर होते हैं। प्रोलिफरेशन का जनरल मीनिंग होता है, प्रोलिफरेशन मीन्स ओवर ग्रोथ, जहाँ पे सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। एंड अपोप्टोसिस तो हमें पता ही है, अपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिसके अंदर किसी भी सेल को अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाए, जिसका डीएनए डैमेज हो जाए या फिर कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल है, कैंसरस सेल्स हैं, उसको प्रोग्रामली कुछ प्लान करके उसको रिमूव किया जाता है ताकि अदर सेल अफेक्ट ना हो, उसके आसपास वाली सेल कोई अफेक्ट ना हो और वो उसको प्रोग्रामली प्लान तरीके से उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हमारे चलते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड।